हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 करवा चुका हूँ। ठीक है। बिजनेस स्टडी का सिलेबस है, हिंदी मीडियम में है, सीबीएसई का सिलेबस इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है। सीबीएसई से मिलता जुलता और अगर कोई दूसरा सिलेबस होता है, जैसे कि बिहार बोर्ड का, ठीक है, यूपी बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, मध्य प्रदेश बोर्ड का, जितने भी बोर्ड हैं अन्य जो कि सीबीएसई के सिलेबस से मैच खाते हैं, तो उन वो सभी बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में 1.1 करवा चुका हूँ, उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख ले, और उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है। नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिससे कि अपने क्वेश्चंस का आंसर तुरंत ही पा सको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 प्रबंध विज्ञान एवं कला और पेशे के रूप में, मतलब प्रबंध को हम विज्ञान, कला और पेशे के रूप में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसा है। विज्ञान, इसका अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। ठीक है। मतलब कि ऐसा ज्ञान समूह है जिसकी क्या बोलते हैं, जिनको क्रम वाइज निर्धारित किया गया है। ठीक है। और ये कुछ सत्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है। क्या विशेषता है इसकी? व्यवस्थित ज्ञान समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत और व्यापक वैधता, ये तीन इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। इसमें जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको मतलब कि क्रम वाइज व्यवस्थित किया गया है, लगाया गया, उनको क्रम वाइज निर्धारित किया गया। ये परीक्षण पर आधारित होते हैं। ठीक है। इनका परीक्षण किया जाता है, परीक्षण पर ही आधारित होते हैं। और ये व्यापक सिद्धांत होते हैं। ठीक है। मतलब कि वर्ल्ड वाइड में इनको माना जाता है। प्रबंध का विज्ञान विज्ञापन के रूप में परीक्षण कर लेते हैं कि हम प्रबंध को विज्ञान कैसे बोल सकते हैं। ठीक है। प्रबंध को विज्ञान के रूप में देख लेते हैं कि प्रबंध को विज्ञान क्यों कहा जाता है, कहा भी जाता है या नहीं कहा जा सकता, पूर्ण रूप से कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो व्यवस्थित ज्ञान समूह, सबसे पहला हम विज्ञान को प्रबंध, मतलब कि प्रबंध को हम विज्ञान कह सकते हैं या नहीं कह सकते, उसके लिए क्या करेंगे, हम विज्ञान की जो ये विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को देखेंगे कि क्या प्रबंध इन विशेषताओं के ऊपर एग्री करता है या नहीं करता। अगर ये एग्री करता होगा तो हम प्रबंध को विज्ञान कह पाएंगे, और नहीं करता होगा तो नहीं कह पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली, व्यवस्थित ज्ञान समूह। विज्ञान के लिए एक क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध में भी व्यवस्थित ज्ञान समूह का समूह होता है, अतः इसके आधार पर प्रबंध को विज्ञान मान सकते हैं। मतलब कि जो विज्ञान की पहली विशेषता है कि जो विज्ञान होता है एक व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित समूह होता है। इसके आधार पर हम प्रबंध को भी विज्ञान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान के सिद्धांत है जो कि व्यवस्थित होते हैं, उसी प्रकार से ठीक प्रबंध के भी जो ज्ञान होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। हमें इसमें सब कुछ पहले से बताया होता है कि पहले ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें डिफाइन किया होता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो उन सारे कार्यों का क्रम निर्धारित होता है पहले से। ठीक इसी प्रकार विज्ञान में भी हर कार्य का क्रम पहले से निर्धारित होता है, व्यवस्थित होता है। तो हम इसके आधार पर हम प्रबंध को विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो परीक्षण पर आधारित होते हैं, परंतु प्रबंध के सिद्धांत परीक्षण पर आधारित नहीं होता, अतः इसके आधार पर प्रबंध को विज्ञान नहीं माना जा सकता। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वह परीक्षण पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वह परीक्षण पर आधारित होते हैं। विज्ञान का जो भी सिद्धांत बताया जाता है पहले उसका परीक्षण किया जाता है, अगर वो सफल हो जाता है तो उसके बाद वह क्या होता है, सर्वव्यापक हो जाता है। और हमेशा से अगर हम उस प्रोसेस को करेंगे तो उसका आंसर, रिजल्ट वही निकल कर आएगा जो पहले परीक्षण में आया था। लेकिन यह प्रबंध में नहीं लागू होता है। ठीक है। प्रबंध में इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि जो हमने एक बार क्या किया कि कोई स्टेप बाय स्टेप हमने क्या कर दिया, परीक्षण करा,
और उसको हमने निर्धारित कर दिए कि जैसे हमें रोटी बनाना है तो उसके लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, गैस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो कैसे ये लागू नहीं होगा प्रबंध के ऊपर मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रबंध जो होता है वो वातावरण अनुसार बदलता रहता है और उसके अनुसार ही ये अपनी प्रक्रियाएं भी चेंज करता रहता है, ठीक है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वह हर परिस्थिति में चेंज नहीं होते, उसी जो सिद्धांत निर्धारित हो गया है वो उसी रूप में रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो विज्ञान के सिद्धांत हैं वह परीक्षण पर आधारित होते हैं, और जो प्रबंध के सिद्धांत है वह परीक्षण पर आधारित नहीं है, इसलिए हम प्रबंध को विज्ञान नहीं कह सकते इसके आधार पर, ठीक। और लास्ट है व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होता है तथा इन्हें हर परिस्थिति में एवं हर समय लागू कर सकते हैं, परंतु प्रबंध के सिद्धांत इतने पूर्ण नहीं है कि जितने कि विज्ञान के, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि इससे सफलता प्राप्त हो जाए। जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं उनका 100% रिजल्ट आता है, विज्ञान के सिद्धांत को अप्लाई करने के बाद 100% रिजल्ट होता है और हम हमेशा सफल होते हैं। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वह इतने काबिल नहीं हैं कि वो उनको लागू करें हम और हर बार हमें सफलता ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हम हर बार की तरह इस बार सफलता ना प्राप्त कर पाएँ और हमें हानि भी हो जाती है, ठीक है। मतलब कि विज्ञान के सिद्धांत को हम जितनी बार भी अप्लाई करेंगे 100% सफल होंगे, लेकिन हम प्रबंध के सिद्धांत को नहीं कह सकते कि हर बार ये सफल होगा, ठीक है। प्रबंध का सिद्धांत सफलता की गारंटी नहीं लेता, वैज्ञानिक सिद्धांत सफलता की गारंटी लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके आधार पर क्या कह सकते हैं, प्रबंध को विज्ञान नहीं कह सकते, ठीक है। तो टोटल निष्कर्ष क्या निकला इसका देख लेते हैं। प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे एक व्यवहारिक विज्ञान कहना अधिक उचित होगा, जिसके सिद्धांत समय, परिस्थिति और मनुष्य की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। निष्कर्ष ये है कि हम प्रबंध को विज्ञान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं व्यवहार पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रबंध को पूर्ण रूप से विज्ञान ना कहकर व्यवहारिक विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो समय, परिस्थिति और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। इस वजह से इन कारणों से हम प्रबंध को विज्ञान नहीं कह सकते, ठीक है। प्रबंध को हम विज्ञान नहीं कह सकते, विज्ञान की जगह हम व्यवहारिक विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण। अब आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं प्रबंध का कला के रूप में परीक्षण, ठीक है। प्रबंध का कला के रूप में परीक्षण। कला क्या होती है? इसका अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक उपयोग से है। कला का मतलब जो भी आपके पास ज्ञान है उसका दक्षतापूर्वक मतलब 100% अच्छे तरीके से प्रयोग करना ही कला कहलाती है। जैसे कोई कलाकार होता है, जैसे कोई कोई आर्टिस्ट होते हैं जो कि लाइव फोटो, किसी भी व्यक्ति की फोटो देखकर वो हूबहू कॉपी पर उसका चित्र बना देते हैं, ड्राइंग बना देते हैं, वो उनकी क्या है, वो उनकी कला है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कला कहते हैं। कला की क्या क्या विशेषताएं हैं? सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग किया जाता है, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। ये 3 विशेषताएं हैं कला की, और हम इन्हीं तीनों विशेषताओं के आधार पर प्रबंध की तुलना करेंगे कला से, ठीक है। तो सबसे पहला कर लेते हैं सैद्धांतिक ज्ञान का होना। सैद्धांतिक ज्ञान का होने का मतलब क्या यहाँ पर बताया गया है? सैद्धांतिक ज्ञान के होने का मतलब यहाँ पर कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति यह समझ सकता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान, सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। मतलब कि सैद्धांतिक ज्ञान के होने के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी कला है। क्यों? क्योंकि कला में क्या होता है, जो भी ज्ञान हमारे पास होता है उसका हम 100% प्रयोग करके और अपनी कुशलता अनुसार कार्य को सफल बनाते हैं, करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रबंध में भी जो इस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस होता है, उसी अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करके हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक क्या बनाते हैं, सफल बनाते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो कला है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग विभिन्न लोग
अलग अलग ढंग से करते हैं, इसलिए कला व्यक्तिगत अवधारणा है। प्रबंध में भी प्रबंधक सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग अपने अनुसार करते हैं, अतः प्रबंध में कला ही की यह विशेषता विद्यमान है। मतलब कि हम व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, जिस व्यक्ति के पास है कला है वो उसका उपयोग अपने अनुसार ही करता है। ठीक है, कोई आर्टिस्ट है उसके पास कुछ कला है, जैसे कि चित्रकारी का कला है, तो वो उसका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करेगा। चाहे तो वो लाइव किसी व्यक्ति की फोटो बनाए या प्रकृति की फोटो बनाए, किसी भी चीज़ की फोटो बनाए, उसके पास कला है तो वो अपनी ड्राइंग पेंटिंग का अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार जो विज्ञान वो प्रबंधक होते हैं, ठीक है, जो व्यवसाय में प्रबंधक होते हैं वो भी उनके पास जो ज्ञान होता है कि कैसे क्रय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, उन सभी की कलाओं का प्रयोग वो अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास योग्यता होती है वो अपनी योग्यता के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ये चीज़ कला में भी की जाती है और यही सेम चीज़ प्रबंध में भी की जाती है। ठीक है, तो ये जो विशेषता है इसके आधार पर भी हम प्रबंध को कला कह सकते हैं। अगला क्या है, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। जिस प्रकार कला को लगातार अभ्यास से सुधारा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधकीय कुशलता भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधारती है। यह विशेषता भी प्रबंध में विद्यमान है। मतलब कि जो कला होता है, कला एक ऐसी चीज़ है जिसका हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे वह उतनी ज़्यादा ही अच्छी होती है, सुधरती जाती है, निखरती जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध में भी जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमें जिस चीज़ का जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, एक्सपर्टाइज होती जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, यह विशेषता भी प्रबंध में लागू होती है। तो इसके आधार पर भी हम प्रबंध को कला कह सकते हैं। तो कुल यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, हम प्रबंध को कला मान सकते हैं क्योंकि कला की सभी विशेषताएं प्रबंध में विद्यमान है। हम प्रबंध को कला कह सकते हैं क्योंकि जो कला की विशेषता है वो सारी की सारी प्रबंध में लागू होती हैं। तो हम यहाँ पर प्रबंध को पूर्ण रूप से कला कह सकते हैं। ठीक, अगला क्या है, प्रबंध को अब पेशे के रूप में देख लेते हैं कि प्रबंध को क्या हम पेशा कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ठीक है, पेशा, पेशा का अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। कहने का मतलब कि पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया क्या होती है मैं आपको बताऊँ आगे चल के। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, और अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, धन कमाना नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में आगे चल के मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो कि विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त, ठीक है, व्यक्ति द्वारा, मतलब कि पेशा के लिए हमारे अंदर कोई विशेष ज्ञान होना चाहिए और उसके उसके प्रति हम कुशल होने चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और यह कार्य समाज के व्यक्तियों को निष्पक्ष निष्पक्ष भाव से बिना भेदभाव के सेवा करने के लिए की जाती है और बदले में फीस ली जाती है। जैसे कि डॉक्टर, वकील हो गए, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये इनका पेशा होता है। ठीक है, डॉक्टर का पेशा क्या करता है, जो भी मरीज आता है वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, बिना भेदभाव किए वो इसका इलाज करता है और बदले में अपनी फीस चार्ज करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम पेशा कहते हैं। ठीक है, पेशे की क्या विशेषताएं हैं, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, अवरोधित प्रवेश, पेशेवर संघ, नैतिक आचार संहिता और सेवा उद्देश्य, ये सारी क्या है, पेशे की विशेषताएं हैं। हम इन्हीं के आधार पर प्रबंध को पेशे के रूप में देखेंगे कि क्या प्रबंध को पेशा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहला, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। प्रबंध में भी एक प्रबंधक के लिए विशेष चातुर्य की जरूरत पड़ती है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। मतलब कि भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है, चाहे वो पेशा हो चाहे प्रबंध हो। पेशे में भी एक व्यक्ति के पास विशेष ज्ञान होती है जिसकी वजह से वो लोगों की सेवा करता है, बदले में फीस चार्ज करता है। और प्रबंध में भी प्रबंधक होता है जो उसके पास भी एक विशेष ज्ञान होती है जिसके जिसके प्रयोग से वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन करना है तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, ठीक है, कितनी मात्रा में करनी, यह सारी चीज़ें क्या हैं, एक ज्ञान है। ठीक है, जो कि एक प्रबंधक होता है और वो इन्हीं का प्रयोग करके अपने कार्यों को पूरा करता है। तो हम इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा कह सकते हैं। अगला क्या है, अवरोधित प्रवेश, पेशे में प्रवेश के लिए एक शैक्षिक उपाधि होने की शर्त लगाई जाती है, परंतु प्रबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है, अतः इस आधार पर प्रबंध को पेशा नहीं माना जा सकता। ठीक है, पेशे में जाने के लिए एक उपाधि लेनी आवश्यक है। ठीक है, शैक्षिक मतलब कि
एक शैक्षणिक उपाधि होती है, जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS, ठीक है, वकील बनने के लिए LLB। ऐसी शर्त लगाई जाती है कि आपको पेशे में जाना है और डॉक्टर बनना है तो MBBS करना पड़ेगा, वकील बनना है तो LLB करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पेशे इसमें व्यवसाय में प्रबंध में एक प्रबंधक बनने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। एक प्रबंधक कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई भी उपाधि लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पेशे में जाने के लिए प्रवेश अवरोधित है, लेकिन प्रबंधक के लिए कोई भी अवरोध नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर हम प्रबंध को क्या कह सकते हैं, पेशा नहीं कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है पेशेवर संघ। पेशे में एक पेशेवर संघ का होना आवश्यक है, जिसका कार्य प्रवेश को नियंत्रित करना, पेशे हेतु प्रमाण पत्र जारी करना, मार्गदर्शन करना आदि होता है। लेकिन प्रबंध में किसी संघ का होना आवश्यक नहीं है, अतः प्रबंध को पेशा नहीं कहा जा सकता। पेशेवर संघ के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक एजेंसी होती है, संगठन होता है, जो कि पेशे में जो व्यक्ति जाना चाहता है उसके ऊपर नियंत्रण किया जाता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उसको प्रमाण पत्र जारी करता है वो, ठीक है, उनका मार्गदर्शन करता है कि कैसे करना है। जैसे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए MBBS करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे संस्थान हैं, ठीक है। उसके फिर प्रमाण पत्र वो देंगे, फिर वो उनका मोटिवेशन करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इसके ये किस चीज़ के लिए है, ये पेशे के लिए है। लेकिन प्रबंध में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हर प्रबंधक के लिए सर्टिफिकेट लेना जारी हो, ठीक है, या कोई संगठन से उसको प्रमाणित करवाना पड़े, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रबंधक कोई भी व्यक्ति बन सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी प्रबंधक बन सकता है जिसके पास कोई प्रमाण पत्र हो या ना हो। तो इसके आधार पर भी हम प्रबंध को पेशा नहीं कह सकते, ठीक है। अगला है नैतिक आचार संहिता। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन प्रबंध के संबंध में ऐसी आचार संहिता निश्चित नहीं है, अतः प्रबंध को पेशा नहीं कह सकते। इनके कुछ लिखित नियम होते हैं, पेशे में कुछ लिखित नियम होते हैं जिनका पालन करने के लिए वो लोग पेशेवर जो होते हैं बाध्य होते हैं। किसी भी कारण से वो उन नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है, पर एक प्रबंधक अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी हम प्रबंध को पेशा नहीं कह सकते। अगला है सेवा उद्देश्य। एक पेशे का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है और प्रबंध में भी समाज सेवा पर जोर दिया जाता है, अतः प्रबंध को पेशा कह सकते हैं। सेवा उद्देश्य दोनों का होता है, पेशेवर भी सेवा करता है, बदले में फीस चार्ज करता है, और एक प्रबंधक भी सेवा करता है और बदले में वो सैलरी लेता है, ठीक है। तो दोनों का उद्देश्य सेवा करना होता है, तो इसके आधार पर हम प्रबंध को पेशा कह सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकला, हम पूर्ण रूप से प्रबंध को पेशा कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकला कि प्रबंध पेशे के कुछ विशेषताओं को पूरा करता है, परंतु पूर्ण रूप से प्रबंध को पेशा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ विशेषताओं को पूरा नहीं करता, ठीक है। कुछ विशेषताओं को प्रबंध जो है वो पूरा नहीं करता और कुछ विशेषताओं को पूरा करता है, इसलिए हम प्रबंध को पूर्ण रूप से पेशा नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम मतलब कि प्रबंध को कला कह सकते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से प्रबंध कला है, लेकिन पेशा और विज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बस यही था कि प्रबंध और प्रबंध की तुलना करनी थी इस एक्सरसाइज में, कि क्या प्रबंध को हम पेशा कह सकते हैं या नहीं कह सकते, विज्ञान कह सकते हैं नहीं कह सकते, कला कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो हम प्रबंध को कला तो 100% कह सकते हैं कि प्रबंध एक 100% कला है, लेकिन बाकी की दोनों पेशा और विज्ञान हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पे जाकर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं बहुत जल्द आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।